आप एक बार फिर से कांग्रेस पर भरोसा करिए, आप एक बार इमरान प्रतापगढ़ी पर भरोसा करिए। और मैंने कहा ना, इस असेंबली इलेक्शन में, इस विधानसभा के इलेक्शन में मुरादाबाद से कांग्रेस के कुछ विधायक जितवा दीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह हम बताएंगे कि रहनुमाई किसको कहते हैं और आपके हक में खड़ा होना किसको कहते हैं। मीडियाओं के सामने हजारों की तादाद में मौजूद मुरादाबाद की नई नस्लें, मेरे बुजुर्ग, सामने सीढ़ियों पर, छतों पर और अपने घरों में बैठी हुई तमाम माएं, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, काफी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप बड़ी तादाद में यहाँ पे इकट्ठा हैं तमाम साजिशों के बाद। मैं डाइस के दोस्तों से अब गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर आप बैठ जाएं। अब आगे के साथियों से भी गुजारिश है कि अब आने वाले 40 मिनट 35 मिनट आप खामोशी के साथ सिर्फ सुनेंगे। रिश्ता मेरा इस शहर से आबाद रहेगा। असद साहब ने भी जिक्र किया, अहमद ने भी जिक्र किया, कई ताकतें थी जो चाहती थी कि प्रोग्राम ना हो सके, मैं आपसे मुखातिब ना हो सकूं, और इसके लिए जो साजिशें की गई हैं वो तमाम चेहरे मेरी आंखों में हैं। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि रिश्ता मेरा इस शहर से आबाद रहेगा। रिश्ता मेरा इस शहर से आबाद रहेगा। एहसान एक शख्स का मुझे याद रहेगा। एहसान एक शख्स का मुझे याद रहेगा। जो उनका दुश्मन है वो बर्बाद रहेगा। और अगला जो मिसरा है वो महज मिसरा नहीं है, वही शहर की अजमत का बयान है, वही शहर की अजमत का बखान है। मुझे यहां से वहां तक एक भी हाथ खामोश नहीं चाहिए, जो छतों पर है, जो सीढ़ियों पर है, उनके भी। कि रिश्ता मेरा इस शहर से आबाद रहेगा। एहसान एक एक शख्स का मुझे याद रहेगा। जो उनका दुश्मन है वो बर्बाद रहेगा। जलवा तेरा कायम मुरादाबाद रहेगा। जलवा तेरा कायम मुरादाबाद रहेगा। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है इजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। मुरादाबाद वालों, काफी दिन बाद आज आपके बीच में आया, लेकिन आपके बीच यहां खड़ा होकर के ये कहना चाहता हूं कि शहर से मेरा एक बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा गहरा नाता है। मैंने जब सियासत में आने का सोचा तो सबसे पहले इस शहर को चुना मैंने। इस शहर से मैंने सियासी जिंदगी में इंटर किया और इस शहर ने जो मोहब्बतें दी, वोट भले ही मुझे नहीं दिया, लेकिन जो मुझे मोहब्बतें दी हैं वो एक एक मोहब्बत मुझे याद है। और उस मोहब्बतों की ही बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे ओहदे पर बिठा दिया जहां जाने का ख्वाब लोग जिंदगी भर देखा करते हैं, जहां लोग 50-50 साल मेहनतें करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने महज 34 साल की उम्र पर मुझ पर भरोसा जताया और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन बना करके मुझे उस जगह बिठा दिया
कि आज मैं वहां बैठ करके हिंदुस्तान के किसी भी शहर में होने वाले जुल्म के खिलाफ ज्यादा मजबूती से बोल सकता हूं। हालांकि जब मैं आपके बीच इस शहर में आया था चुनाव लड़ने के लिए, हालांकि आज मैं आपसे बहुत ज्यादा सियासी बातें करने नहीं आया। आज तो मैं चेयरमैन बनने के बाद आपको एक बात बताऊं कि मैंने चेयरमैन बनने के बाद आज तक मैं अपने जिले में नहीं गया, मैं प्रतापगढ़ नहीं गया। मैंने अहद किया था कि मैं पहले मुरादाबाद जाऊंगा, उसके बाद जहां पैदा हुआ हूं वहां जाऊंगा। मैं आज आया और आज जो मोहब्बतें इस शहर में मुझे दी हैं, आज जो सड़कों पर हुजूम था, जो मोहब्बतों के फूल बरसे हैं, जो माओं ने, बहनों ने, भाइयों ने दुआएं दी हैं, वो दुआएं ये बता रही हैं कि आपने भले ही किसी बरगलाने पर, किसी के बहकावे में आकर के मुझे वोट न दिया हो, लेकिन आप मुझसे मोहब्बत तो बहुत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उसे मोहब्बत का कर्ज अदा करने आया हूं। मैं आपके बीच ये कहने आया हूं, ये मुनाफिकीन क्या कर पाएंगे जो हमें यहां आने से रोकना चाहते हैं। असद साहब, असलम साहब, ये तो चलता रहेगा सिलसिला। सियाह घर में, सफेद घर में सियाहकार लोग रहते हैं, तजल्लियों के परस्तार लोग रहते हैं। मुनाफिकों से कभी कोई बच नहीं सकता। हमारे साथ भी दो चार लोग रहते हैं। ये होता है, ये होता रहेगा, लेकिन आवाम की मोहब्बत का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आप जितनी तादाद में निकल करके आए हैं, जो जुनून आपने दिखाया है, जो जोश आपने दिखाया है, उसको सलाम करता हूं। आप जानते हैं कि आपने मुझे भले चुनाव नहीं जितवाया, लेकिन आप गवाह हैं इस बात के, यहां मौजूद तमाम नौजवान इस बात के गवाह हैं कि जब जब इस शहर को जरूरत रही है, इमरान प्रताप गली खामोश नहीं रहा है। जब करूरा में मास्क न लगाने के नाम पर किसी को पीटा जा रहा था, किसी बहन के साथ बदतमीजी की जा रही थी, तो मैं दिल्ली में बैठा था। मुझे जब पता चला तो मुझे हैरत हुई कि जिस मुरादाबाद में कई सियासी रहनुमा रहते हैं, वहां प्रशासन इस तरह से जाति पर उतर आए कि बहनों पर थप्पड़ बरसे, रिवाल्वर निकल आए। मैंने वहां बैठ करके भी आवाज उठाई थी और आला अफसरान का शुक्रिया कि उन्होंने इस आवाज को नोटिस लिया था और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करके उन्हें सस्पेंड किया था। मैं खामोश नहीं बैठा था, मैं खामोश तब भी नहीं बैठा जब जौहर यूनिवर्सिटी को परेशान करने की साजिश की जा रही थी, जब मेरे सियासी इख्तिलाफात होने के बावजूद जब मैंने देखा कि आजम साहब पर जुल्म किया जा रहा है और उनकी पार्टी के सियासी रहनुमा, जिनको आजम खान ने सियासत में जमीन से उठा करके आसमान पर बिठाया, उन्होंने अपने होठ से लिए हैं, तब मैंने एक दिन गाड़ी उठाई और मैं सीधे पहुंचा था रामपुर। मैं मिला था आजम साहब की अहलिया से, उनके गम में शामिल हुआ था। मैं गया था जौहर यूनिवर्सिटी और मुझे इस बात का फख्र है कि जब मैं लौट के गया तो मुझे लगा था कि सियासी पार्टी अलग होने की वजह से मेरी पार्टी ये कहेगी कि आप दूसरे दल के नेता की हिमायत में खड़े होने क्यों चले गए। लेकिन मुझे फख्र है प्रियंका गांधी जी पर। प्रियंका गांधी जी ने मुझे बुला के कहा था कि इमरान, मुझे अच्छा लगा कि तुम आजम खान की हिमायत में जाके खड़े हुए। प्रियंका जी ने मुझसे उस वक्त ये कहा था। मैं आपको ये कहने आया हूं कि ये सच है कि आपने मुझ पर बहुत भरोसा किया। जब मैं चुनाव में आया था, ये वही मैदान है, यहाँ तमाम डाइस पर बैठे हुए लोग गवाह हैं, ये वही मैदान है जहां बात करते करते मेरे आंसू निकल आए थे। ये वही मैदान है। याद है आपको ना, लोग मुझसे कहते हैं मुरादाबाद से आपका क्या रिश्ता है, खून का रिश्ता है? तो मैं कहता हूं नहीं, मुरादाबाद से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, मुरादाबाद से मेरा आंसुओं का रिश्ता है। और मेरा मानना है कि खून के रिश्ते से भी बड़ा आंसू का रिश्ता होता है। इसी मैदान पर, इसी जगह पर मेरे आंसू गिरे थे और आपने उस आंसू को अपने दामन में समेटा था। वो अलग बात है कि मेंबरों से ऐलान हो गया किसी सुबह और आप किसी और झांसे में आ गए। लेकिन मुझे एक बात बताओ मुरादाबाद वालों,
कि आप जिस झांसे में आए थे, जिन मिंबरों से ऐलान हुआ था और आपने किसी और को जिता दिया था, मैं उन उलेमा हजरात से भी यहाँ खड़ा होकर के आज बड़ी आजिज़ी से कहना चाहता हूँ कि मुझे बताइए कि आपने जिनको अपनी वोट की ताकत देकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा दिया, जब आपके अकाबरीन को एजेंसियों के जरिए चुनावी माहौल बनाने के लिए उठाया जा रहा है, तो उनकी आवाज निकल रही है? नहीं निकल रही है। लेकिन इमरान प्रताप गढ़ी चुप नहीं है। मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मुरादाबाद वालों, मैं 2019 में यहां से चुनाव हार के गया। मैं यहां खड़ा होकर अल-ऐलान मेरे सामने जामा मस्जिद की मीनारें हैं, मैं इन मीनारों को गवाह बना करके ये कहता हूं कि 2019 से आज तक एक भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरा होगा जो मैंने आपकी फिक्र के बगैर गुजारा हो। मैंने आपकी फिक्र की है, आपकी परवाह की है। जब मुझे पता चलता है कि बिजली के नाम पर आपका उत्पीड़न किया जा रहा है, जब मुझे ये पता चलता है कि रमजान के महीने में भी आपकी मोटरसाइकिलों की चेकिंग अफ्तार के लिए जब आप लेने के लिए निकलते थे, तो इसी जामा मस्जिद चौराहे पर आपके मोटरसाइकिलों को पहचान करके, आपके चेहरे पहचान करके चालान काटे जा रहे थे। याद आता है, मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में रहता हूं, जब मुझे ये पता चलता है कि इसी वासी नगर में कोरोना के दौरान कोई एक इंसान अनाज मांगने गया तो लेटर पैड पर लिख दिया गया डीएम को कि इसे एक दिन का अनाज मुहैया करा दीजिए। मुझे हैरत होती है। मुझे फोन किया था अहमद ने, कुछ पत्रकार साथियों ने मुझे फोन किया था कि तकरीबन 35 परिवार है जिन्हें राशन की जरूरत है। मैंने फोन किया और मैंने कहा मैं दिल्ली में बैठा हूं, तो क्या हुआ, मेरा दिल मुरादाबाद में है, जाइए राशन पहुंचवाइए। मैं जो मेरी हैसियत बन पड़ सकती थी मैंने मदद की। लेकिन मुझे हैरत होती है कि इस शहर के सियासी रहनुमा क्यों नहीं चाहते कि मैं आपके बीच में आऊं। जब एनआरसी के आंदोलन में मैं ईदगाह में आ रहा था, तब भी चिट्ठियां लिखी गई थी प्रशासन को और यह कहा गया था कि इमरान को ना आने दिया जाए। अरे भाई, क्यों ना आने दिया जाए? मैं भी तो मोहब्बतों का आदमी हूं, मैंने शहर से चुनाव लड़ा है, यहाँ के लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है, आखिर मुझे क्यों रोकना चाहते हैं यहाँ के सियासी रहनुमा? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि मैं किनका जिक्र कर रहा हूं। अगर ये काम गैरों ने किया होता तो मुझे उतनी शिकायत नहीं होती। मुझे अफसोस ये है कि जो आपकी नुमाइंदगी का दावा करते हैं, उन्होंने प्रशासन को, उन्होंने कमेटियों को फोन करके ये कहा कि किसी भी तरह से इमरान को ना आने दो, ये कर दो, वो कर दो, जो मन पड़े कर दो, लेकिन इमरान को ना आने दो। आखिर क्यों डरते हैं आप 34 साल के एक नौजवान लड़के से? क्यों डर लगता है आपको? दरअसल आपको इमरान से डर नहीं लगता। इमरान की बजाय आपको इमरान जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है, जो आवाज उठाता है, आपको उससे डर लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर इमरान शहर में बार बार आता रहा तो इस शहर के नौजवानों को बेदार कर देगा और एक दिन यही नौजवान इन सियासी रहनुमाओं की गर्दन पकड़ के कहेंगे कि हमारे जुल्म पर बोलो, तुम्हें बोलना पड़ेगा। ये डरते हैं कि मैं आपको बेदार कर दूंगा, ये डरते हैं कि मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में होने वाले जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए इन्हें मजबूर कर दूंगा। ये डरते हैं मेरे भाई। मैं आज यहां खड़ा हूं, मैं कल राबिया के घर जाऊंगा और उसके बाद यहां से जब दिल्ली पहुंचूंगा तो सुबह फ्लाइट पकड़ूंगा 28 तारीख को और सीधे असम जाऊंगा, जहां सीनों पे सीधे गोलियां मारी गई थी। लेकिन मुरादाबाद वालों, जानते हो मुझे एक चीज क्या खलती है कि जब मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं, लोग अखबारों में लिखते हैं कि इमरान प्रताप गढ़ी आया है। मुझे लगता है, मुझे एक टीस महसूस होती है कि काश लोग मुझे, जब मैं असम में उतरता, जब मैं कलकत्ता में किसी जुल्म के खिलाफ खड़ा होता, जब मैं झारखंड में पहलू और तबरेज से लेकर के किसी भी मां के आंसू पहुंच रहा होता किसी शहर में, तो लोग काश मुझे कहते कि मुरादाबाद का सांसद आया है लोगों के जुल्म को लड़ने के लिए। काश ऐसा होता। ये चीज मुझे खलती है, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की थी आपको भरोसा दिलाने की।
मैंने बड़ी कोशिश की थी आपको भरोसा दिलाने की, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं आपको भरोसा नहीं दिला पाया, क्योंकि पर्चियां चल गई, मेंबरों से ऐलान हो गया। लेकिन आज मैं मेंबरों से ऐलान करने वाले अपने बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि आपने जिसके लिए ऐलान किया था उसका गिरबान पकड़िए और उससे कहिए कि जब एनआरसी के नाम पर हमारे वजूद को कुचलने की साजिशें की जा रही थी तो आप चुप क्यों थे? आप चुप क्यों थे जब आजम खान के साथ मारने की इंतहा तक का जुल्म किया जा रहा है? जब जौहर यूनिवर्सिटी को मिटाने की साजिशें की जा रही हैं तो आप चुप क्यों हैं? जिस पार्लियामेंट में बैठ करके इस तरह के मंसूबे और कानून बनाए जा रहे थे, वहां किस जबान से आप खामोश रहते हैं? काश हमारे मजहबी रहनुमा ये सवाल करें। मैं आपके बीच खड़ा हूं और ये कहने के लिए खड़ा हूं कि मुरादाबाद वालों, मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। सीनों पे गोलियां मारी जा रही हैं, लोगों के घर ढहाए जा रहे हैं, जमहूरियत को हर दिन कुचलने की साजिश की जा रही है। ऐसे मुश्किल वक्त में आपको एकजुट होना पड़ेगा, आपको सियासी तौर पर बेदार होना पड़ेगा। 400 से ज्यादा किसान सरहदों पर बैठे बैठे मर गए, शहीद हो गए, लेकिन इस सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। मुझसे एक मीडिया के साथी ने कहा कि कांग्रेस किसान आंदोलन के साथ खड़ी है, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा मैं तो नरेंद्र मोदी जी से बस इतना कहना चाहता हूं कि 400 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आंखों से कलेजा तेरा ठंडा होगा? नरेंद्र मोदी जी बता देंगे कितने और किसान शहीद हो जाएंगे, उसके बाद वो किसानों के इस कानून को वापस लेंगे। बता दें नरेंद्र मोदी साहब, तो शायद हम इतनी कुर्बानियां और दे दें, तब किसानों की बात मान ली जाए। ये सरकार जो अडानी और अंबानी की सरकार बन के बैठी है, राहुल जी ने कहा कि ये हम दो हमारे दो की सरकार है, तो जो राहुल जी ने बात कही थी वो बड़ी सच्ची बात कही थी। मुरादाबाद वालों, बहुत सारे लोग आपको बीच ये कहने के लिए आएंगे कि कांग्रेस को लेकर के आप बड़े भज्जन हैं। मैं तो आज यहां आपसे खड़ा होकर बस एक बात कह रहा हूं कि आने वाले असेंबली चुनाव में कुछ दिन बाद इलेक्शन होगा, मुझे मुरादाबाद से कुछ विधायक जितवा दीजिए आप कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद मैं इस शहर को बताऊंगा कि सियासत क्या होती है, रहनुमाई क्या होती है, खड़ा होना क्या होता है, आपके साथ खड़ा होना क्या होता है, ये मैं आपको एहसास दिलाऊंगा। मुरादाबाद वालों, जिस शहर में कई विधायक रहते हो, जिस शहर में सांसद रहता हो, उस शहर में प्रशासन इतनी मनमानी पर उतर आए कि बहनों पे थप्पड़ पड़े? नहीं, इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। आग को पानी का डर बना रहना चाहिए, वो डर आपने खत्म कर दिया है। मैं आपसे ये कहने आया हूं, सपा के एक नेता से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा इमरान साहब आप मुरादाबाद में जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं, बंजर जमीन है, वहां कुछ नहीं निकलेगा कांग्रेस के लिए, वहां के लोग मजबूर हैं हमें वोट देने के लिए। हमने कहा मुगालते में हैं आप, ये मुरादाबाद की आवाम है, ये एक बार किसी को पलकों पे बिठाती है तो जब उतारती है तो जमीन में गाड़ भी देती है, ये मुरादाबाद की आवाम है। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि जिन्हें ये लगता है कि उनकी ठेकेदारी है आपके ऊपर, जिन्हें ये लगता है कि आप उनको वोट देने के लिए मजबूर हैं, आने वाले असेंबली चुनाव में उन्हें बताइए कि नहीं, हम मजबूर नहीं हैं। एक बेटा एक भाई है हमारा जिसका नाम इमरान प्रतापगढ़ी है, उसने हमसे कहा है कि आग को पानी का डर बना रखना चाहिए। इन सियासी रहनुमाओं को एहसास दिलाइए कि अगर आप हमारे जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो हम भी आपके साथ नहीं खड़े हैं। असलम खुर्शीद साहब गवाह हैं, जब नवाबपुरा में कोरोना के दौरान कुछ गलतफहमियों की वजह से डॉक्टर्स और वहां की आवाम के बीच में पथराव हो गया और कुछ डॉक्टर्स को चोटें आई और लोगों के किवाड़ तोड़े जा रहे थे। नवाबपुरा के लोग यहां बैठे होंगे, मैं दिल्ली में था उस दिन, मैंने उस वक्त डीएम साहब को फोन किया और मैंने डीएम साहब से कहा कि डीएम साहब, जिस घर में 3-3 लाशें पड़ी हो, उस घर के लोग पत्थर
उठाने को मजबूर क्यों हुए, आपको ये सोचना पड़ेगा इसके पीछे की वजह क्या है, पहले आपको ये जानना पड़ेगा। अगर लोगों के मन में ये डर है कि जो आपने कोविड सेंटर बनाया है वहां जाने के बाद लोग जिंदा नहीं लौटते, तो आप इस डर को खत्म करिए लोगों के। और इस शहर के तो रहनुमा भी डॉक्टर हैं, काश अगर वो उन डॉक्टर्स की टीम के साथ जाकर के खड़े हो गए होते तो इस तरह की घटना नहीं होती। आखिर कब तक सस्ती पर्ची और सस्ती फीस का हवाला देकर के आपके वोट लिए जाते रहेंगे, बताइए मुझे। अगर सस्ती फीस पर आप वोट दे दें तो मैं आपको रात भर फ्री में मुशायरा सुनाऊं तो आप तो इस बुनियाद पर वोट मांगना हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे इस बुनियाद पर वोट नहीं मांगता, मैं आपसे काम की बुनियाद पर वोट मांगता हूं। आप बताएं मुझे कि इसी शहर में जब ईदगाह में नाथी का आंदोलन चल रहा था तो मुझे कहा गया कि मत आइए शहर में, लेकिन मैं आया। मैं मोटरसाइकिल पर गया था, मैंने अपनी गाड़ियां दिल्ली छोड़ी और मैं कैब बुक करके इस शहर में आया और मोटरसाइकिल पे ईदगाह पहुंचा था। और अगले दिन मुझे कितने का नोटिस मिला था? 1,04,00,000 रुपए का नोटिस मिला था। आखिर क्यों हमारे हिस्से में नोटिसें आती हैं, कभी समझते हो? ये नोटिसें महज आती नहीं है, दिलवाई जाती हैं। और ये काम कौन करता है? वही सियासी मुनाफिकीन करते हैं, जिन्हें डर लगता है कि आप बेदार हो जाएंगे। जब नवाबपुरा का मसला चल रहा था तो मुझे याद है मैं टीवी चैनल पे बैठा था, एक भाजपा के प्रवक्ता ने मुझसे कहा कि लोगों ने पत्थर मारे हैं। मैंने कहा आपको मुरादाबाद में बरसे हुए 2-4 पत्थर दिख रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन मुरादाबाद के लोगों ने, वहां की आवाम ने कोविड के जो डॉक्टर्स थे उनके ऊपर फूल बरसाए हैं। आपको फूल क्यों नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ पत्थर क्यों दिख रहे हैं? मैंने आपकी आवाज बुलंदी के साथ वहां भी उठाई थी। और मैं सिर्फ ईदगाह मुरादाबाद नहीं आया था, जब आपकी बहनों पर लखनऊ में घंटा घर पर कंबल खींचा जा रहा था, पानी डाला जा रहा था, तो मैं ऐलान करके वहां भी गया था। मैं गया था, यहां पर बिहार से उमैर साहब बैठे हैं, गया में शांति बात चल रहा था, मैं वहां भी पहुंचा था। जिस दिन बहनों पर जामिया में लाठियां बरस रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, मैं रात के सुबह 4:30 बजे तक दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने खड़ा होकर के नारा लगा रहा था, मैंने आपकी लड़ाई लड़ी। मैं खड़ा था बिहार में, मैं खड़ा था टोंक में, मैं खड़ा था केरल में, मैं खड़ा था मुंबई में, मैं खड़ा था कलकत्ता में, मैं खड़ा था झारखंड में। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मुरादाबाद वालों, मुरादाबाद वालों, मैंने आपसे कहा ना कि आज आपसे बहुत सियासी बातें नहीं करनी। आज तो बस आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करने आया हूं। आज तो मैं आपकी तरफ से लौट के जाऊंगा तो मैं राहुल जी से ये कहूंगा, मैं प्रियंका दीदी से भी ये कहूंगा कि प्रियंका जी, मुरादाबाद भले ही मेरा घर हो, लेकिन आपकी तो ससुराल है और आपकी ससुराल वालों ने मुझे बहुत दुआएं दी, मुझे बहुत प्यार दिया। मैं प्रियंका दीदी से मिलकर के ये बताऊंगा और मैं उनसे कहूंगा कि मुरादाबाद वाले आपको याद कर रहे हैं, आपको मुरादाबाद जल्द से जल्द आना चाहिए। और अभी 3 दिन पहले मेरी बात हो रही थी तो मैंने प्रियंका जी से कहा कि आप रैलियां शुरू कर रही हैं तो आइए मुरादाबाद में आपका वो तारीफी इस्तकबाल होगा कि आप भी सोचेंगे कि ससुराल में बहू का किस तरह से इस्तकबाल हुआ है। मैंने उनसे ये बात कही है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में, अभी अगले महीने में प्रियंका जी जब उत्तर प्रदेश में रैलियां शुरू करेंगे तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उन्हें मुरादाबाद लेकर के आऊं और वो आपसे मुखातिब हो सके। मुरादाबाद वालों, बातें बहुत सारी हैं, शिकायतें बहुत सारी हैं, लेकिन आज शिकायत का दिन नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है मुझे और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं के भरोसे दी है, आपके उस यकीन के भरोसे दी है जो आपने मुझ पर जताया था। मुझे आज भी वो मंजर याद है, आज मैं यहाँ से पैदल जा रहा था पगड़ी से उतर के और इस पुल से जब ऊपर जा रहा था तो मुझे अपनी आखिरी रैली याद है कि जब इस शहर की इन्हीं सड़कों पर 1 लाख के आसपास आदमी उमड़ करके आया था मेरी आखिरी रैली में। तो वो जो आपकी मोहब्बत थी वो मुझे आज भी याद है और मैं इस पसीने में तरबतर अगर यहाँ खड़ा हूं
मुझसे अहमद ने कहा कि स्टेज पर पंखा लगवा दिया जाए, आप बैठेंगे तो। मैंने कहा यार मैं हिंदुस्तान के बाकी शहरों के लिए चेयरमैन हूँ, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय चेयरमैन। मुरादाबाद के लिए तो मुरादाबाद का बेटा हूँ, यहाँ पंखे की जरूरत नहीं है। अगर सामने खड़ी आवाम पसीने में तरबतर रहेगी तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं पंखे में बैठूं, मैं भी पसीने में तरबतर रहूं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैंने इस सरजमीन पे अपना पसीना बहाया है, मैंने इस सरजमीन पर अपना आंसू बहाया है। जिन्हें ये लगता है कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा इस शहर का, उन्हें मैं बता दूं कि नहीं, अब मैं शहर को छोड़ के जाऊंगा नहीं। मैंने इस शहर को अपनी आखिरी सांस तक के लिए चुन लिया है। अब मुझे उस दिन का इंतजार है जब मुझे ये शहर चुनेगा, जब ये शहर मुझे अपना मानेगा, तब मैं मानूंगा कि मेरा यकीन, मेरा भरोसा आज जाके कामयाब हुआ है। क्योंकि मैंने तो आपको चुना है, मुझे देखना है कि आप मुझ पर वो भरोसा कब जताते हैं। यही तो कहा गया था ना कि इमरान जीत के चला जाएगा, उसे वोट मत देना, बाहरी है, जीत के चला जाएगा। मैं तो हार के भी नहीं गया, नहीं गया ना? नजर आता हूं कि नहीं? इन्हीं सड़कों पे दिखता हूं या नहीं? तुम्हारे मसलों पर बोलता हूं या नहीं बोलता हूं, बताओ। और मैं मुरादाबाद वालों में आपके एहसास समझता हूं, मैं जानता हूं कि आप खुद परस्त लोग नहीं हैं। आप सिर्फ अपने मसलों पर नहीं रोते हैं, आप सिर्फ अपने मसलों पर आपका दिल नहीं धड़कता है। आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जुल्म हो तो आपका नुमाइंदा बोले, आवाज उठाए। आप ये चाहते हैं, मैं जानता हूं आपकी ख्वाहिशें इतनी सी हैं। तो मुझे बताओ कि मुझे आपने हरा दिया, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान में कहीं भी जुल्म हुआ, आप उठा के देख लो सोशल मीडिया, आप देखोगे कि मैंने नजीब की मां को अपने सीने से लगा रखा है। आप पाओगे ऐसी तस्वीरें जब देखोगे कि मैंने पहलू खान की मां को अपने सीने से लगाया है। आप देखोगे तो ये अपने सीने से लगाया है। आप देखोगे, तलाशोगे तो ये पाओगे कि असम में अगर जुल्म हुआ तो इमरान प्रतापगढ़ी चुप नहीं रहा। अगली सुबह, 2 सुबह बाद जब आप सो के उठेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं मुरादाबाद से निकलूं तो सीधे असम पहुंचूं, उस गांव में पहुंचूं जहां सीने पे सीधे गोली मार करके मैनुल हक को शहीद कर दिया गया है। मैं वहां जाऊं, उसके वालिद को अपने सीने से लगाऊं और एक शहीद के बाप के आंसू पहुंच सकूं। मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जा रहा हूं। मुरादाबाद वालों, बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, वक्त बहुत कम है। आपसे बस 2-3 बातें और कहनी है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी हुकूमत है जो चाहती है कि सब कुछ बदल जाए। काम नहीं करना है, नाम बदलना है, बस नाम बदलना है। पिछले दिनों मोहन भागवत साहब ने, आरएसएस चीफ मोहन भागवत साहब ने प्रोग्राम में खड़े होकर के कहा कि सबका डीएनए एक है। मैंने अलग ऐलान कहा कि नहीं, सबका डीएनए एक नहीं है। मोहब्बत और नफरत का डीएनए एक नहीं होता। गांधी और गोडसे का डीएनए एक नहीं है। मोहब्बत का डीएनए अलग है और नफरत का डीएनए अलग है। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय परसों अमेरिका में थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि अमेरिका गांधी के बताए हुए रास्ते पे चलेगा। नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका जैसा देश कह रहा है कि हम गांधी के रास्ते पर चलेंगे और हमारा भारत जो है वो गोडसे के रास्ते पर चल रहा है। ये कब रुकेगा सिलसिला? आखिर कब बोलेंगे आप? आखिर कब बोलेंगे? मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में कोर्ट के अंदर गोलियां चल रही हैं। ये हाल करके रख दिया गया है। मुरादाबाद वालों, मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आपने अब तक जिन जिन सियासी दलों पर भरोसा जताया है, जिन जिन क्षेत्रीय दलों के विधायक जितवाए हैं, सांसद जितवाए हैं, मैं यहाँ 2 बातें आपसे बहुत जिम्मेदारी भरी कह रहा हूँ। लोग आपसे कहते हैं कि कांग्रेस ने अक़लियतों को क्या दिया, मुसलमानों को क्या दिया, ये सवाल आपके बीच में उठाया जाता है।
कि क्या दिया? अरे वो कांग्रेस ही थी जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने जब दोनों तरफ लहू लहू मंजर थे, सरहद के इस पार और सरहद के उस पार 1947 के बाद मुल्क आजाद हुआ, तो वो कांग्रेस ही थी कि जब पंडित नेहरू जी ने आगे बढ़कर के मौलाना आजाद को अपने सीने से लगाया और अपनी कैबिनेट में पहला शिक्षा मंत्री बनाया। आजकल कुछ लोग ये कहते घूम रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री, मैं नाम गिना रहा हूं। अरे वो कांग्रेस ही थी जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का पहला मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने अब्दुल गफूर को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने अब्दुल रहमान अब्दुल्ले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने गुलाम नबी आजाद को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी। हाँ, कांग्रेस से आपको शिकायत भी हो सकती है। मैं मुरादाबाद में खड़ा हूं तो ये बात मैं अलग ऐलान कह रहा हूं, और मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चीफ की हैसियत से आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपके दिल में जख्म है तो आपसे बस इतना कहना है कि माजी का मातम करने से मुस्तकबिल बेहतर नहीं होता है। मुल्क बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। ये जो छोटी छोटी सूबों की पार्टियां हैं, ये आपके छोटे छोटे मसलों पर तो लड़ेंगी। हो सकता है थाने से आपकी मोटरसाइकिल छुड़वा दें, हो सकता है किसी मामले पर एसआई से बात कर लें, हो सकता है किसी मामले पर सीओ से बात कर लें, लेकिन जिस दिन किसी बड़े मसले पर आपके साथ खड़े होना होगा, ये अपने घरों में छुप के बैठ जाएंगे, क्योंकि इनकी गर्दन सीबीआई के हाथ में है। बहुत जिम्मेदारी भरी बात कह रहा हूं। मुझे बताओ कि जब बिजनौर से लेकर के, मेरठ से लेकर के, मुजफ्फरनगर से लेकर के कानपुर तक एनआरसी आंदोलन के दौरान सीनों पर सीधे गोलियां मारी जा रही थी, तो प्रियंका गांधी के अलावा कोई निकल के सामने आया था? मुझे बताओ, नहीं आया था। और मुझे वो दिन भी याद है कि जिस दिन गोलियां बरसी थी, उसकी अगली सुबह प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी 3 डिग्री टेम्परेचर में गांधी जी की मजार के सामने राजघाट पर पूरा दिन धरने पर बैठे थे। मैं साथ था। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अब आपके मसाइल बड़े हैं। अब आपके मसले थाने और छोटी छोटी बाजारों तक के नहीं हैं। अब आपके मसले आपके वजूद के हैं। फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है।